हाँ बच्चों, रुचिरा का पाठ 4 और पाठ 5 आपके पाठ्यक्रम में है। तो सबसे पहले मैंने हास्य बाल कवि सम्मेलनम पाठ लिया हुआ है। इसके बारे में पढ़ाते हुए आप सबको पूरा क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ। इस पाठ में हास्य बाल कवियों का सम्मेलन है, जिसमें पहले श्लोक में वैद्य को यमराज का सहोदर बताया गया है। यमराज तो केवल प्राणों को ही हरता है और वैद्य प्राणों के साथ धन का भी हरण करता है। इसी तरह जो दूसरा श्लोक है हमारा, उसमें वैद्य के विषय में व्यंग करते हुए कहा गया है कि चिता को जलते हुए देखकर वैद्य को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि यह किसकी कलाकारी है। और तीसरे श्लोक में कहा गया है कि पराये माल पर जहाँ तक संभव हो हाथ फेर देना चाहिए। इस संसार में पराया अन्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। 4 श्लोक हैं। चौथा श्लोक बताया गया है, गजाधर कवि कहता है कि खाने के लोभी, तुंदिल, यमराज, वैद्य इत्यादि पर व्यंग करते हुए बताया गया है। इसके बाद ये तुम्हारे शब्दार्थ हैं, ये स्वयं अपने आप से पढ़ लेना। अगला है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद चुनकर वाक्य को पूर्ण करें। अब इसमें क्या है कि जब वो विकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं तो रिक्त स्थान दे दिया गया है। इनमें से कोई भी 3-4 ऑप्शन दे दिए गए, आपको उचित शब्द इसमें भरना है। जैसे वृक्षस्य, अब वृक्ष सबके पहले अर्थ समझ लो। अलम माने पर्याप्त, अंतः माने अंदर, बहि माने बाहर, अधः माने नीचे, ऊपरी माने ऊपर। वृक्षस्य खाली जगह है, खगाह वसंती। अब वृक्षस्य माने वृक्ष के, खगाह माने पक्षी, वसंती माने रहते हैं। अब वृक्ष के पक्षी रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? वृक्ष के ऊपर रहते हैं, वृक्ष के नीचे तो नहीं रहते हैं। तो वृक्षस्य ऊपरी, ऊपरी माने ऊपर, वृक्षस्य ऊपरी खगाह वसंती। फिर विवादेन, विवाद माने झगड़ा, अलम माने मत करो या पर्याप्त, दोनों शब्द होते हैं। तो झगड़ा मत करो। वर्षा काले ग्रहात, ग्रहात माने घर से, माँ माने मत, गच्छ माने जाओ। वर्षा ऋतु में घर से मत जाओ, कहाँ? बाहर, घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य खाली जगह दी है, श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। श्रोतारः माने सुनने वाले, उपविष्टा माने बैठे और सन्ति माने हैं। मंचस्य, मंच के हमेशा जो सुनने वाला व्यक्ति होता है वो मंच के नीचे ही बैठता है, इसलिए मंचस्य अधा श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। तो यहाँ पर अधा हो जाएगा। और छात्राः विद्यालयस्य अन्तः, अन्तः माने अंदर, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। ये हमारा हो गया अव्यय पद। आप सब इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। फिर दिया है अशुद्ध पदम चिनुत, अशुद्ध पद चुन करके लिखना है। गमन्ति, यच्छन्ति, प्रच्छन्ति, धावन्ति। सारे रूप तो यच्छन्ति, प्रच्छन्ति, धावन्ति चलते हैं, लेकिन गमन्ति नहीं होता है, गच्छन्ति होता है। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, इसलिए हमारा अशुद्ध शब्द ये गमन्ति है। इसी तरह रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण, सब में तो रा जुड़ा हुआ है, इसलिए तृतीया के एक वचन और षष्ठी के बहुवचन में ना के स्थान पर रा होता है, लेकिन गज में रा ना होने के कारण यहाँ रा नहीं बनेगा, यहाँ पे ना बनेगा और बन जाएगा गजेन, इसलिए अशुद्ध पद हमारा गजेन है। लतया, मातया, रमया, निशया, इसमें लता का लतया बनता है, रमा का रमया बनता है, निशा का निशया बनता है, किंतु माता का मात्रा बनता है, मातया नहीं बनता है, इसलिए ये शब्द हमारा अशुद्ध है। लते, रमे, माते, वही चीज़ यहाँ पर भी माते हमारा गलत है, मात्रे होगा।
फिर लिखति गर्जति से फलति सेवति, सेवति हमारा सेवते बनता है यहाँ पर, इसलिए सेवति अशुद्ध है। मंजूषा था समानार्थक पदान चित्वा लिखत, समानार्थक देखो प्राप्य माने होता है प्राप्त करके, यानी लब्ध्वा हो जाएगा, कुशलाह का दक्षा हो जाएगा, हर्षस्य का प्रसन्नतायाह होगा, और देहस्य का देह माने शरीर शरीरस्य होगा। थोड़ा विभक्तियाँ भी ध्यान दे लें, जैसी जो विभक्ति लगी जैसे कुशलाह देखो दक्षाह, देहस्य शरीरस्य, वैद्यम चिकित्सकम, जैसे देखो इनमें विभक्ति जो लगी है वही इनमें भी लगी हुई है। बहुत कुछ हम इस तरह से भी ध्यान दे देते हैं। इसके बाद मंचे कति बाल कवयाः उपविष्टाः सन्ति, मंच पर कितने बाल कवि बैठे थे, तो मंच पे चत्वारः बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति, मंच पे कितने बाल कवि थे 4, तो मंचे चत्वारः बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कोलाहल कौन कर रहा था, शोर कौन कर रहा था, जितने सुनने वाले थे यानी श्रोतारः, श्रोतारः कोलाहलम कुर्वन्ति। गजाधरा कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, गजाधर किसको उद्देश्य करके, यानी वैद्यम उद्देश्य। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम अवार्तयति, तुंदिलः कस्य माने किसके ऊपर, तो इसी जगह पे लिख देंगे तुंदस्य उपरि, तुंदस्य माने अपनी तोंद के ऊपर हाथ को फेरता है। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोक में संसार में बार बार कौन मिलता कौन होता है, यानी शरीराणि, खा लो शरीर तो फिर से मिल जाएगा, मतलब उनका हंसी में हास्य में कहने का भाव ये था। किम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब किम कृत्वा क्या करके घी पीना चाहिए, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इस श्लोक में दिया हुआ है। इस तरीके से आप ये सब क्वेश्चन आंसर भी याद कर लेंगे। अगला चैप्टर है हमारा, ये इसमें देखो विलोम पद दिए हुए हैं। अधा माने होता है नीचे, तो ऊपरी माने ऊपर, अंतः माने अंदर, तो बहि माने बाहर, दुर्बुद्धे माने दुर्बुद्धि, और सुबुद्धे माने अच्छी बुद्धि, उच्चैः माने ऊंचा, और नीचैः माने नीचा, दुर्लभम माने दुर्लभ, और सुलभम माने आसान। इस तरह से ये हमारा पाठ पूरा हुआ है। इसे आप ध्यान से सुन करके और फिर पढ़ेंगे। ये पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई वाला चैप्टर आप सबने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसकी हिंदी भी बहुत कुछ पता है कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे था और माता लक्ष्मीबाई थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने डोगरे ने इस रूढ़वादी धारणा का त्याग करके अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्यापन कराया था, और इसके बाद में माता रमा ने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। कुछ समय के पश्चात उनके पिता बहुत दुखी हो गए, दरिद्र हो गए। माता पिता और ज्येष्ठ भगिनी अकाल से पीड़ित होकर के स्वर्ग को चले गए। इसके बाद में रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, और भ्रमण के समय वह कलकत्ता पहुंची। संस्कृत विद्वानों के द्वारा वह वहां पर पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित की गईं, और वहीं पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित वेदों का अध्ययन किया। इसके पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। जब मुझे हिंदी आती है तो हम आराम से संस्कृत में जो क्वेश्चन होता है उसका उत्तर हम लिख लेते हैं। इसके बाद इनका विवाह विपिन बिहारी दास के साथ हुआ था, और 1.5 वर्ष के पश्चात ही इनके पति की मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद पुत्री के वो मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई थी। इस तरह से वो पढ़ने के लिए इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई थी, और उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संग्रह किया था।
भारत लौट करके उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन स्थापित किया था और वहाँ निस्सहाय स्त्रियों के रहने की व्यवस्था की थी। वहाँ पर ये सब मुद्रण, टंकण, काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। वह कार्यालय, वह ऑफिस पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया और वहीं पर ये मुक्त मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया, जहाँ पर आज भी स्त्रियां ससम्मान जीवन यापन करती हैं। इसके बाद रमाबाई महोदया का निधन हो गया था सन 1922 ईस्वी में। उन्होंने देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन कार्य में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति, हाड़ी कास्ट, हिंदू विमन, ये इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं थी। इस तरह से इसकी हिंदी हो गई। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। जो का, कुतः, केन, कासाम, पुत्र, ये सब जो हैं ये हमारे क्वेश्चन सूचक शब्द हैं। इन्हीं की जगह पर एक शब्द हमें लिखना है एक पदेनुत्तरत में। पंडिता सरस्वती इत्युपाध्यम का माने रमाबाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? रमाबाई विभूषिता। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा ने कहाँ से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी? तो रमा ने अपनी माता के द्वारा संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वमातुः संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती। इसके बाद है रमाबाई केन से विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था? विपिन बिहारी दास के साथ किया था। तो रमाबाई विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत्। कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। अब किसकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित किया? तो स्त्रियों की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन समर्पित किया था। यहाँ स्त्रीणाम आ जाएगा। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। तो रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई थी, इसलिए इंग्लैंड देशम अगच्छत। जो विभक्ति इसमें होती है, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वही विभक्ति इसमें भी लगा देते हैं। जैसे रमायाः तो कस्याः। पत्युः मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के पश्चात, यानी किसकी मृत्यु के पश्चात? यहाँ कस्य हो जाएगा। मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। कुत्र मतलब कहाँ पे उन्होंने शारदा सदन स्थापित किया? रमाबाई कुत्र शारदा सदनम स्थापयत। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो किसका निधन हो गया? किसका? यानी कस्याः स्त्रियः शिक्षां लभन्ते। इसमें काः शिक्षां लभन्ते, इसमें बहुवचन आ जाएगा। स्त्रियः बहुवचन का रूप है। प्रश्नों के उत्तर हैं आगे। रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन प्रारंभ किया था? तो रमाबाई ने स्त्रीणाम कृते वेदाध्ययन और शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया था। अभी भी पीछे तुम पढ़ा हुआ है आप सबने कि उन्होंने, ये देखो, उच्च शिक्षा तम यहाँ पे गई थी। इसके बाद में उन्होंने स्त्रीणाम कृते वेदाध्ययन शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। फिर आता है निस्सहाया स्त्री आश्रमे किम किम लभन्ते। इसमें निस्सहाय स्त्रियाँ आश्रम में मुद्रण, टंकण, काष्ठकला अधीन ये सब सीखती थीं। यही उत्तर होगा। ये बड़े बड़े उत्तर हैं, कम भी पूछे जा सकते हैं। कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ति। यानी रमाबाई महोदय का किस विषय में योगदान है? तो ये लेखन के क्षेत्र में, लेखन समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी उनका योगदान रहा है। फिर केन रचना द्वयेन, इनकी 2 रचनाएं, स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमन, ये 2 रचनाएं इनकी थीं। इसके बाद में ये हमारा दिया हुआ है अधोलिखित पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। पद का परिचय लिखना है, यानी इसमें कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है, मूल शब्द क्या है, ये सब तुम्हें
बताना है। अब जैसे पिता, इसमें मूल शब्द पितृ है और ये हमारा पुल्लिंग है और विभक्ति है प्रथमा और एक वचन। शिक्षायै में शिक्षा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है और विभक्ति में चतुर्थी होगी। जब आप याद कर लेंगे लता वगैरह के रूप तो सब याद आ जाएगा। और इसके बाद ये एक वचन है। कन्याः, कन्या मूल शब्द है, विसर्ग हटा दो। इसके बाद में स्त्रीलिंग है और ये तुम्हारा बनेगा जाके प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन में। जैसे नारीणाम, नारी मूल शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग है और इसके बाद षष्ठी का बहुवचन है रूप। जैसे वेदानाम ऐसे ही नारीणाम। मनोरमया, मनोरमा मूल शब्द है और इसके बाद लिंग तो मनोरमा यानी नाम है, स्त्रीलिंग है और तृतीया का एक वचन है। इसी तरह से इनमें भी है तुम्हारा कुर्वन्त में क्री धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। आगच्छत में आ उपसर्ग है, गम धातु है और इसके बाद में लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। निवसंति में नी उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। गमिष्यति में गम धातु, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। अकरोत में लंग लकार है, क्री धातु है और प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है। इस तरीके से ये हमारे दोनों चैप्टर आज कंप्लीट